पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था? विद्युत धारा पढ़ाना है। अब तक के क्लास में हम लोग समझ चुके हैं V बराबर W बाय विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। फार्मूला को याद करते जाइए और अंत में सारे फार्मूला चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें मदद करेंगे। तो विभवांतर किसी भी विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? और विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। V बराबर W बाय Q, यानी W बराबर V Q, यानी Q बराबर W बाय V। तो कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। विभवांतर आवेश दे देगा, कार्य का मान पूछेगा, कार्य आवेश दे देगा, विभवांतर का मान पूछेगा, विभवांतर कार्य दे देगा, आवेश का मान पूछेगा। तो हमें याद रखनी चाहिए V बराबर W बाय Q, यानी विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। कार्य का मात्रक जूल। आवेश का मात्रक कूलम्ब। आवेश का मात्रक कूलम्ब। तो V बराबर J बाय C, यानी वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम्ब। वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम्ब। हम अब तक विभव को और विभवांतर को समझ चुके हैं, आवेश को समझ चुके हैं, विभव को समझ चुके हैं और विभवांतर को समझ चुके हैं। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो हमें विद्युत धारा के समझ को विकसित करने में मदद करता है। यानी अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझना है तो बिना आवेश को समझे हम उसे समझ नहीं सकते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं और किसी भी वस्तु में आवेश उत्पन्न होने का कारण उनके बनाने में जो मूल कण इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं वो है। यानी आवेश को उत्पन्न करने के लिए कौन जिम्मेवार है? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद विभव को पढ़े। एक वस्तु से आवेश का प्रवाह दूसरे वस्तु में होगा या दूसरे वस्तु से आवेश का प्रवाह पहले वस्तु में होगा, ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हमें विभव का पता। विभव वही भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह के दिशा को बताता है। जिस तरह ऊष्मा के प्रवाह के दिशा तापमान के द्वारा जाना जाता है, उसी तरह आवेश के प्रवाह की दिशा विभव के द्वारा जाना जाता है। विभव की एक दूसरी परिभाषा की एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु का विभव कहलाता है। यानी विभव बराबर भी कार्य बटे आवेश होता है। और विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते। इतनी बात हम पिछले क्लास में समझ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? दोस्तों आप जानते हैं कि विभव तीन प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक विभव को उच्च विभव भी कहते हैं, ऋणात्मक विभव को निम्न विभव कहते हैं। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र का एक बिंदु है जिस पर कैसा विभव है? उच्च विभव है, यानी धनात्मक है। एक दूसरा बिंदु पर क्या है? निम्न विभव है।
और जब इसे हम जोड़ते हैं किससे? चालक तार से। किससे जोड़ते हैं? विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं का विभव में एक का धनात्मक दूसरे का, यानी एक उच्च विभव है और दूसरा, जब हम उच्च विभव और निम्न विभव को चालक तार से जोड़ते हैं, उच्च विभव को निम्न विभव से चालक तार को जोड़ते हैं, तो इस चालक तार से होकर इलेक्ट्रॉन का गमन होने लगता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है? गमन होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का गमन किधर से किधर होता है? निम्न विभव से उच्च विभव को। जब हम उच्च विभव और निम्न विभव को चालक तार से जोड़ते हैं तो चालक तार की खासियत ये होती है कि चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी चालक तार होते हैं जैसे तांबा, एल्युमिनियम, इन सब की विशेषता है कि इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। वह फ्री इलेक्ट्रॉन तार के एक परमाणु से दूसरे परमाणु में गमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब उच्च विभव को निम्न विभव से चालक तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो चालक तार से होकर क्या गमन करने लगता है? और इलेक्ट्रॉन का गमन किधर से किधर होता है? इलेक्ट्रॉन का गमन किधर से किधर होता है? अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आवेश का भी गमन होता है। और इलेक्ट्रॉन के गमन यानी आवेश का गमन, इलेक्ट्रॉन का गमन यानी कि आवेश का गमन। और इसी इलेक्ट्रॉन के गमन के विपरीत धारा को, इलेक्ट्रॉन के गमन के विपरीत धारा को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा वास्तव में क्या है? विद्युत धारा का मतलब आवेश का गमन, ठीक है, प्रति सेकेंड आवेश का गमन, प्रति सेकेंड आवेश का गमन ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा। लेकिन आवेश का गमन होगा कब? तो जब हम उच्च विभव को निम्न विभव से जोड़ेंगे। किसके द्वारा? जब उच्च विभव को निम्न विभव से चालक तार से जोड़ेंगे तो चालक तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है किधर से किधर, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा को ही क्या कहा जाता है? वास्तव में विद्युत धारा कोई धारा नहीं है, ये मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा ही क्या कहलाएगा? वास्तविकता ये है कि विद्युत धारा कोई धारा, ये मान लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उसका विपरीत विद्युत धारा जा रहा है। तो विद्युत धारा क्या है? तो अगर हम आसान भाषा में परिभाषित करें तो प्रति सेकेंड आवेश के गमन को ही क्या कहते हैं? चालक तार से प्रति सेकेंड आवेश का गमन कब होता है? प्रति सेकेंड चालक तार से होकर आवेश के गमन को क्या कहते हैं? विद्युत। और विद्युत धारा का गमन किधर से किधर? और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत का गमन इसलिए होता है क्योंकि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण आवेश का गमन होता है और उसी के विपरीत धारा को क्या मान लिया गया है? विद्युत धारा मान लिया गया। क्लियर हो गया? बात समझ गए? चालक तार से प्रति सेकेंड आवेश का गमन होना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा का गमन किधर से किधर होता है। और जब दो अलग अलग विभव को चालक तार से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का गमन किधर से किधर? इलेक्ट्रॉन का गमन, अब विद्युत धारा का गमन। क्लियर? अगर आप मान लीजिए कि दो बिंदु का समान विभव है, दो बिंदु का
समान विभव है और इसे आप चालक तार से जोड़िएगा तो इनके बीच विद्युत धारा का गमन नहीं होगा, इनके बीच विद्युत धारा का गमन नहीं होगा। मान लीजिए इधर भी इस बिंदु पर भी उच्च विभव है, इस बिंदु पर भी उच्च विभव है, इस बिंदु पर भी निम्न विभव है, इस बिंदु पर भी निम्न विभव है। अगर समान विभव को चालक तार से जोड़ेंगे तो क्या उनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगा? नहीं। तो विद्युत धारा का प्रवाह तब होगा जब दोनों विभव के बीच अंतर हो। समान विभव के बीच विद्युत धारा का गमन, समान विभव वाले बिंदु के बीच कभी भी विद्युत धारा का गमन, विद्युत धारा को गमन कराने के लिए दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर को कायम रखना जरूरी होता है। अगर विभव के बीच अंतर नहीं रहेगा तो फिर उनके बीच विद्युत धारा का गमन संभव नहीं है। और विद्युत धारा का गमन तब तक होते रहेगा जब तक दोनों तरफ विभव का अंतर बना हुआ है। विद्युत धारा का गमन हो रहा है और ये तब तक होते रहेगा जब तक विभव के बीच अंतर बना रहेगा। समान विभव पर कभी विद्युत धारा का गमन, क्लियर हो गया? बात समझ गए? क्या क्या समझे? किसी चालक तार, किसी कंडक्टर वायर से प्रति सेकंड आवेश का गमन होना ही क्या कहलाता है? किसी चालक तार से प्रति सेकंड आवेश का गमन क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। अब विद्युत धारा का गमन कैसे होता है? तो जब अलग अलग विभव वाले बिंदु को चालक तार से जोड़ते हैं तो चालक तार का इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करता है और इलेक्ट्रॉन के गमन के विपरीत दिशा को ही क्या माना गया है? तो विद्युत धारा का गमन किधर से किधर? इलेक्ट्रॉन का गमन किधर से किधर? क्या समान विभव को चालक तार से जोड़ देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा? क्या समान विभव वाले बिंदु को चालक तार से जोड़ देंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा? विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो बिंदुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दोनों विभव के बीच का अंतर होना आवश्यक है। दोनों बिंदु का विभव समान हुआ तो विद्युत धारा प्रवाह, यानी समान विभव पर विद्युत धारा का गमन, विद्युत धारा का गमन कराने के लिए दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को बनाए रखना जरूरी है। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब फार्मूला, पहला फार्मूला पर भी बराबर W बाय क्यू, तो W बराबर भी क्यू, क्यू बराबर W बाय। अब विद्युत धारा को किस में सूचित करते हैं? I में। I बराबर क्यू बाय, यानी विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। अब I बराबर क्यू बाय टी निकल गया तो क्यू बराबर आई टी, टी बराबर क्यू बाय आई। कोई दिक्कत? समझ गए? विद्युत धारा का गमन किस दिशा में होता है? उच्च विभव से निम्न विभव। इलेक्ट्रॉन का गमन किधर से किधर? इलेक्ट्रॉन का गमन विभवांतर बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर, क्लियर? V बराबर W बाय I बराबर Q बाय। कोई दिक्कत? पढ़िए, विद्युत धारा के बारे में नोट में जो दिया है पढ़िए, कमेंट सेक्शन को ठीक करिए। ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइए विद्युत धारा समझे?
अंकित कुमार कर प्लीज रिप्लाई में। क्या दिक्कत है अंकित कुमार? क्लियर दोस्तों? अब विद्युत धारा से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना? दो बिंदुओं के बीच समान विभव है तो क्या उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित होगी? आइए, मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर होता है ना? और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, मात्रक के बारे में नहीं बताया ना। विद्युत धारा कैसी भौतिक राशि है? आदिश है। एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। एसआई मात्रक संकेत में क्या लिखते हैं? ए, कैपिटल ए। तो एम्पियर एक बड़ा मात्रक है, तो इसीलिए कभी कभी मिली एम्पियर का भी इस्तेमाल होता है। और 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर। आप पहला चैप्टर फिजिक्स के पहले चैप्टर में ही समझे कि मिली का मतलब होता है। उसी तरह 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10 के पावर माइनस। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। यह एक बड़ा मात्रक है। कुछ छोटे छोटे विद्युत उपकरण में बहुत कम विद्युत धारा का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का भी इस्तेमाल किया जाता है। मिली का मतलब ही होता है 10 के पावर -3। मिली का मतलब ही होता है 10 के पावर माइनस। माइक्रो का मतलब ही होता है 10 के पावर -6। अब आइए दोस्तों समझते हैं चालक और कुचालक पदार्थ। कंडक्टर, इंसुलेटर। चालक क्या है और कुचालक क्या है, बहुत लोग समझते होंगे इसको। ऐसे पदार्थ या ऐसे ठोस पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का गमन हो सकता, उसे क्या कहते हैं? और जिनसे होकर विद्युत धारा का गमन नहीं हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? कुचालक। जैसे दोस्तों धातु, तांबा, एल्यूमीनियम, चांदी, ये सब क्या है? चालक है। कुचालक, हीरा, रबर, कांच, ये सब क्या है? कुचालक है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का गमन हो सकता, उसे क्या कहते हैं? चालक। और ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का गमन नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? कुचालक। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा का गमन हो सके, उसे क्या कहते हैं? चालक। और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा का गमन न हो सके, उसे क्या कहते हैं? कुचालक। लेकिन सवाल यहां पर एक और उठ सकता है कि चालक पदार्थ से होकर विद्युत धारा गमन करते हैं, तो ऐसा क्यों? और कुचालक पदार्थ से होकर विद्युत धारा गमन नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों? तो विद्युत धारा गमन करवाने के लिए सबसे जरूरी चीज है दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? अगर किसी तत्व के या अगर किसी पदार्थ के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? उदाहरण के लिए दोस्तों कि हम लेते हैं एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम जिसका परमाणु संख्या 13 होता है, तो इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 3। वही कार्बन, जैसे हीरा क्या है? कार्बन, और इसका परमाणु संख्या 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना? अब ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम के परमाणु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वही हीरा अर्थात कार्बन के परमाणु के अंतिम कक्षा में ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? लेकिन ये बंधित इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? बंधित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो जब किसी पदार्थ के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वे इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। और यही कारण है कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? जैसे ही परमाणु के अंतिम कक्षा में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जैसे 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, और अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते हैं। तो जैसे ही पदार्थ के परमाणु के अंतिम कक्षा में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चालक और कुचालक के बीच अंतर होता है किसको लेकर? एक वस्तु चालक इसलिए है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा को ही ना विद्युत धारा कहते हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा विद्युत धारा का प्रवाह, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तब होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या हो? अगर इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है तो वो प्रवाहित हो सकेगा। तो एक पदार्थ से होकर विद्युत धारा गमन कर रहा है तो वो पदार्थ क्या है? और एक पदार्थ चालक इसलिए है क्योंकि उसके पास क्या है? एक पदार्थ चालक इसलिए कि उसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। और अगर पदार्थ से होकर विद्युत धारा का गमन नहीं हो रहा है तो वो क्या है? अगर पदार्थ से होकर विद्युत धारा का गमन नहीं हो रहा तो उसे क्या कहते हैं? और एक पदार्थ कुचालक इसलिए है क्योंकि उसके पास किसका अभाव है? फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो चालक अपने से होकर विद्युत धारा को गमन इसलिए होने दे रहे हैं, या एक पदार्थ चालक इसलिए बन जाता है कि उसके पास क्या होता है? और एक पदार्थ कुचालक इसलिए है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? उदाहरण के लिए आपको पूछ देगा कि तांबा के तुलना में हीरा विद्युत का कुचालक है, क्यों? तो तांबा के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन हीरा के पास। कांच के तुलना में एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक क्यों है? वो इसलिए कि एल्युमिनियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जबकि कांच के पास उस फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? चालक और कुचालक पदार्थ समझ गए? जब पदार्थ से होकर विद्युत धारा गमन करे तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? अगमन नहीं करे तो? एक कुचालक पदार्थ किन कारण से कुचालक के तरह व्यवहार करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन के अभाव के। एक चालक पदार्थ किसके कारण विद्युत को गमन होने देता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि नमक, घुला पानी या अम्ल युक्त जल या क्षार युक्त जल भी
विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगर एक जल में थोड़ा सा अम्ल डाल दीजिए या थोड़ा सा क्षार डाल दीजिए या थोड़ा सा लवण डाल दीजिए। नमक एक प्रकार का क्या है? लवण है। लवण एक प्रकार का क्या है? लवण है। तो जब आप अम्ल, क्षार या लवण का जलीय विलयन बना लीजिएगा तो इनसे होकर भी विद्युत धारा का गमन हो सकता है। अम्ल का जलीय विलयन भी विद्युत का सुचालक होता है, लवण का जलीय विलयन भी विद्युत का सुचालक होता है और क्षार का जलीय विलयन भी विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन ये सब पदार्थ जो विद्युत का गमन अपने से होकर होने दे रहे हैं, तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन काम नहीं करता है, यहां पर काम करता है क्या? फ्री आयन। तो कुछ जलीय विलयन से होकर भी विद्युत का गमन होता है और जिन जलीय विलयन से होकर विद्युत का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, विद्युत अपघटय कहते हैं, विद्युत अपघटय कहते हैं। आप तो ये जान गए, चालक कुचालक समझ गए ना? चालक और कुचालक ठोस पदार्थ का वर्गीकरण है। किसका? लेकिन कुछ ऐसे जलीय विलयन हैं जो विद्युत का गमन अपने से होकर होने देते हैं, अर्थात कुछ जलीय विलयन भी विद्युत का क्या होते हैं? तो जलीय विलयन जो विद्युत का सुचालक होते हैं वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन काम नहीं करता है, बल्कि वहां क्या है? फ्री आयन काम करता है। तो ऐसे जलीय विलयन जिनसे होकर विद्युत धारा का गमन हो सके, ऐसा जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत धारा का गमन हो सके, उस जलीय विलयन को क्या कहते हैं? विद्युत। और विद्युत अपघटय जो अपने से होकर विद्युत धारा को गमन होने देता है, वह गमन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है? नहीं। किसके कारण? मुक्त आयन के कारण। क्लियर है? बात समझ गए? जैसे दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, जैसे इसको जल में घुलाइएगा दो प्रकार के आयन बनेगा। ये है दोस्तों क्या? आयन। ये भी क्या है? आयन। आवेशित परमाणु को क्या कहते हैं? आयन। जब परमाणु के ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? ये है दोस्तों सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक। इसे जब आप जल में घुलाइएगा तो ये भी किस में टूट जाएगा? आयन में टूट जाएगा। ये भी किस में टूट जाएगा? आयन में। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक प्रकार का क्या है? क्षार है। और इसको जल में घुलाइएगा ये भी किस में टूट जाएगा? आयन में टूट जाएगा। और जहां पर आयन उपस्थित है तो वहां पर आवेश उपस्थित है कि नहीं है? और इसी के गमन के कारण इन सब का जलीय विलयन विद्युत का गमन करने लगता है, अर्थात विद्युत का सुचालक होने लगता। अगर ठोस पदार्थ अपने से होकर विद्युत को गमन करने दे तो उसे चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। लेकिन अगर जलीय विलयन अपने से होकर विद्युत धारा गमन करा रहा है तो उसे कंडक्टर नहीं, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कोई ठोस पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा गमन करने दे रहा है तो उस ठोस पदार्थ को कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। लेकिन अगर कोई जलीय विलयन अपने से होकर विद्युत धारा को गमन होने दे रहा है तो उस जलीय विलयन को चालक नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट से होकर भी विद्युत धारा गमन होता है और चालक से होकर भी विद्युत धारा गमन होता है, लेकिन अलग अलग कारणों से। चालक से होकर विद्युत धारा का गमन किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। जबकि जलीय विलयन यानी विद्युत अपघटय से होकर विद्युत धारा का गमन किसके कारण? क्लियर हो गया?
चालक, कुचालक और इलेक्ट्रोलाइट समझे। क्या विद्युत धारा को गमन कराने के लिए केवल फ्री इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं? नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त फ्री आयन भी जिम्मेदार होते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? क्या विद्युत धारा को गमन कराने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है? नहीं, विद्युत धारा को गमन कराने के लिए, विद्युत धारा का गमन कराने के लिए आयन भी जिम्मेदार है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? चालक कुचालक को पढ़िए। पांच से सात वाला बैच आज हुआ था, नहीं 5 से 7 वाला बैच आज नहीं ले पाए थे। आजकल लोग बिना लगन का भी शादी कर रहा है। कल परसों शादी हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। किसी का कार्ड आया था इसीलिए बता रहे हैं। तो हमको लगा कि अभी लगन नहीं है तो कोर्ट मैरिज करेगा। तो लेकिन फिर देखे कार्ड के नीचे में लिखा था बारात हमारे निजी घर से प्रस्थान करेगा। क्लियर हो गया? अब आइए एक और पदार्थ का जिक्र करते हैं, और ये है अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। अर्धचालक अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का गमन कुछ हद तक संभव हो पाता है, लेकिन चालक पदार्थों की तरह नहीं। उसे क्या कहते हैं? यानी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिससे होकर विद्युत धारा का गमन होता है, लेकिन बहुत धीमी धीमी गति से। तो ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का गमन चालक पदार्थों के तुलना में धीमी गति से हो, उसी पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। और सबसे प्रख्यात अर्धचालक है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम सबसे प्रसिद्ध अर्धचालक है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे कुछ सीमा तक विद्युत धारा का गमन हो सके, चालक पदार्थों की भांति विद्युत धारा का गमन न हो सके, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ जो है उसकी प्रकृति चालक से भिन्न होती है। चालक से होकर बड़ी तेजी से विद्युत धारा का गमन होगा, लेकिन अर्धचालक से होकर धीमी गति से होगा। बात को समझे कि नहीं? तो अर्धचालक समझ गए? अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनसे विद्युत धारा का गमन चालक पदार्थ के तुलना में धीमी गति से होता है। प्रमुख अर्धचालक कौन कौन है?
यानी सिलिकॉन से होकर विद्युत धारा का गमन हो सकता है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह एल्युमिनियम और चांदी से हो सकता है। और अर्धचालक पदार्थ का एक विशेष गुण यह भी याद रखना है आपको कि चालक पदार्थ में पर्याप्त मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें पर्याप्त मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ सीमा तक ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही कारण है कि ये अपने से होकर कम मात्रा में विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप चालक को गर्म करिएगा ना तो उसकी विद्युत चालकता घट जाएगी, यानी कि उससे होकर विद्युत धारा का गमन रुकने लगेगा, अवरोधित होने लगेगा। लेकिन अर्धचालक को गर्म करिएगा तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी। चालक को गर्म करने पर, कंडक्टर को गर्म करने पर उसकी चालकता घट जाएगी, यानी धीमी गति से विद्युत धारा को प्रवाहित होने लगेगा अगर हम चालक को गर्म कर देंगे। लेकिन अर्धचालक के साथ ऐसा नहीं होता है। अर्धचालक को गर्म करिएगा तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये भी बात आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? ऐसे पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता चालक पदार्थों के तुलना में कम होती है उसे क्या कहते हैं? प्रमुख अर्धचालक कौन कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर अर्धचालक को गर्म करेंगे तो उसकी चालकता क्या होगी? बढ़ जाएंगी। लेकिन चालक को गर्म करेंगे तो उसकी चालकता घट जाएगी। क्लियर? अब अर्धचालक के बारे में थोड़ा हम डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे और आप पूरा दिल और दिमाग से समझने का कोशिश कीजिए। अब जो अर्धचालकों के बारे में हम बताएंगे उसका कवरेज नोट में नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं बता रहे, आसानी से आपको समझ में आएगा। अर्धचालक क्या है समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सेमी कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सेमी कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक नैज अर्धचालक और दूसरा बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अर्धचालक कितने प्रकार के? अर्धचालक समझ गए न क्या है? अर्धचालक कितने प्रकार के? नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। अब पहले नैज अर्धचालक को समझ लीजिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझ लीजिए। विशुद्ध का मतलब बिल्कुल शुद्ध। विशुद्ध अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहा जाता है। विशुद्ध अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन कैसा अर्धचालक है? नैज अर्धचालक है। जर्मेनियम कैसा अर्धचालक है? नैज अर्धचालक है। सेलेनियम कैसा अर्धचालक है? नैज अर्धचालक है। तो जब अर्धचालक पदार्थ में कोई मिलावट नहीं हुई है, पूरी तरह से पदार्थ शुद्ध है, तब ऐसे ही अर्धचालक को क्या कहते हैं?
तो विशुद्ध अर्धचालक या बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को क्या कहते हैं? जैसे सिलिकॉन में कुछ नहीं मिला है, केवल सिलिकॉन है, तो वो कैसा अर्धचालक है? जर्मेनियम में कुछ नहीं मिलावट की गई है, बिल्कुल शुद्ध जर्मेनियम है, तो वो कैसा अर्धचालक है? सेलेनियम में कोई मिलावट नहीं की गई है, सेलेनियम बिल्कुल शुद्ध है, तो कैसा अर्धचालक है? क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो नैज अर्धचालक समझ गए। बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को ही क्या कहते हैं? बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को ही क्या कहते हैं? नैज अर्धचालक कहते हैं। दूसरा पर आए, दूसरा है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक। जब अर्धचालक में कुछ अशुद्धि को मिलाकर, जब अर्धचालक में कुछ अशुद्धि को मिलाकर उनकी चालकता को बढ़ा दिया जाए, उनकी चालकता को बढ़ा दिया जाए, तो इसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बात समझ गए? बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को क्या कहते हैं? नैज अर्धचालक। लेकिन अगर शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धियां मिला दे, जैसे सिलिकॉन में थोड़ा एल्युमिनियम मिला दे, तो सिलिकॉन की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो कुछ अशुद्धियां मिलाकर अगर अर्धचालकों की चालकता को बढ़ा दे, तब ऐसे अर्धचालक को क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक, नैज अर्धचालक, और जब उनमें अशुद्धि मिल गया तो उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को क्या कहते हैं? नैज अर्धचालक। और जब अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर उसकी चालकता को बढ़ा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक। कोई दिक्कत? बात समझ गए? अब आते हैं दोस्तों, क्लियर है? दोनों समझ गए? अब बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पुनः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप। बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? अशुद्धि मिलाकर जब अर्धचालक की चालकता बढ़ा दे तो वो क्या कहलाता है? बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के? एन टाइप और पी टाइप। बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप। जब शुद्ध अर्धचालक में
जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले तत्व यानी ऐसे तत्व जिसकी वैलेंसी कितनी है 5, यानी जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 5, तो जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले तत्व या 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व मिला दिया जाए तब जो बाह्य अर्धचालक बनते उसे क्या कहते हैं एन टाइप कहते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले तत्व जैसे एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम मिलाया जाए तब कैसा अर्धचालक बनता है पी टाइप। क्लियर हुआ बात समझे। शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला देते हैं तब उस अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। जब शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। और ऐसे अर्धचालक को क्या कहते हैं बाह्य अर्धचालक। कितने प्रकार के पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या मिलाने पर बनेगा एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अर्धचालक में या तो फास्फोरस मिलाना पड़ेगा या आर्सेनिक मिलाना पड़ेगा या एंटीमनी मिलाना पड़ेगा। जबकि पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आपको शुद्ध अर्धचालक में एल्युमिनियम मिलाना पड़ेगा या बोरॉन मिलाना पड़ेगा या इंडियम मिलाना पड़ेगा। क्लियर बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है शुद्ध सिलिकॉन में एल्युमिनियम मिलाने पर कैसा अर्धचालक बनेगा पी टाइप। शुद्ध जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर कैसा अर्धचालक बनेगा एन टाइप। का ये अर्धचालक लगभग क्लियर हुआ कि नहीं? क्या हुआ? हाँ, सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जहां से एक भी क्वेश्चन आता है वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट, एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट, एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो बिल्कुल नहीं है, वो है ये नहीं है। क्या दोस्तों कहिए? विकास कुमार का रहे साइंस के बादशाह है। मेरा डेल्डे में हो गया। डेल्डे क्या होता है जी? DELDE लिखा हुआ है। DLED और DLED कौन बड़का चीज है जी? ये तो हो गया नटुरे फटुरे वाला। नटुरे फटुरे वाला जानते हैं ना? अरे नेचर का स्पेलिंग क्या होता है? ये नेचर है। तो
इंग्लिश का टीचर विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे। उसको कहा विद्यार्थी को पढ़ो, क्या है तू पढ़ रहा था नटूरे। ठीक है, तो टीचर दंग रह गया, कहा कि नहीं इतना कमजोर नहीं हो सकता छात्र, ये नटूरे नहीं है। वो कुछ अपने टैलेंटेड स्टूडेंट को बताया, कहा कि देखो इसको कितना कम दिमाग है, नटूरे नटूरे पढ़ रहा है इसको। तो वो भी कहा कि सर क्या करिएगा, इसका फटूरे खराब है। फटूरे यानी फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर ऐसे होता है जी। फ्यूचर ठीक है, तो इसको पढ़ता था नटूरे, इसको फटूरे। ठीक है, तो नटूरे नटूरे पढ़ा, तो टीचर बोला कि ना बहुत कमजोर है जी, नटूरे है। तो टैलेंटेड को बुलाया, कहा कि सर बिल्कुल इसको गधा, इसका फटूरे बिल्कुल खराब है। इंग्लिश वाला और चौंक गया, कल के फटूरे क्या है जी। तो वही डीएलएड को हम डेल्डे पढ़ रहे थे। ठीक है, सॉरी विकास कुमार। क्लियर। अर्धचालक को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। अर्धचालक में बहुत चीज बात बता रहे, ये पहले नटूरे फटूरे हटाते। ना ये बहुत पुराना है। तो ठीक है, ऐसा नहीं कुछ नयापन लाए हम इसमें। वायरल होके हमको क्या करेंगे दोस्तों, हम वायरल होंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, वायरल आपको होना है। बात समझे ना, आप वायरल होइएगा तब हमको फायदा है, हम वायरल होंगे हमको कोई फायदा नहीं है। अर्धचालक समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अर्धचालक यानी जिसकी चालकता चालक पदार्थों से कम हो, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम हो। प्रमुख अर्धचालक कौन है? अब अर्धचालक जो होते हैं उसकी एक खास विशेषता होती है। अर्धचालक जो होते हैं, ये तो गड़बड़ा गया, छोड़ देते हैं। फटूरे खराब है मेरा लगता। अर्धचालक जो है कितने प्रकार के? नैज अर्धचालक और बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को अशुद्धि मिला देते तो ज्यादा उपयोगी बाह्य अर्धचालक ही है। नैज अर्धचालक बहुत ज्यादा उपयोगी, क्योंकि उससे इतनी कम मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है कि उसका हम कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध अर्धचालक में आप थोड़ा सा कुछ मिला दीजिए, उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। तब उसे क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक। तो जब अर्धचालक में कुछ अशुद्धियों को मिलाकर उसकी चालकता को बढ़ा दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? अब बाह्य अर्धचालक भी कितने प्रकार के? एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप अर्धचालक तब बनता है जब शुद्ध अर्धचालक में फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी। जब शुद्ध अर्धचालक में फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी तीनों में से कोई एक मिला दीजिए, तब जो अर्धचालक बनेगा एन टाइप। और फास्फोरस सॉरी एल्युमिनियम, बोरन या इंडियम मिला देंगे तो क्या बनेगा? पी टाइप। क्लियर हो गया? अब है दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक
सर्किट, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा प्रदान करने वाला स्रोत। एक क्वेश्चन है एन टाइप ट्रांजिस्टर यही वाला है क्या? नहीं, ट्रांजिस्टर अलग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो जब विद्युत देने वाले स्रोत से चालक तार जोड़कर हम उस विद्युत ऊर्जा का उपभोग किसी अन्य ऊर्जा में करने लगते हैं, तब एक परिपथ का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। जैसे दोस्तों ये बैटरी है, ये क्या है? बैटरी है, जिससे एक चालक तार को जोड़ करके एक बल्ब को जलाते हैं, तो यह एक प्रकार का क्या निर्मित हुआ? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में ये क्या है दोस्तों? सेल। सेल के समूह को क्या बोलते हैं? बैटरी। और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या बढ़ रहा है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या बढ़ रहा है? विद्युत धारा। और ये क्या है दोस्तों? बल्ब। तो विद्युत परिपथ के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विद्युत परिपथ के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत। विद्युत परिपथ में कई सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस सिंबल आपके नोट में है तो उस सिंबल को एक दो बार देख लीजिएगा, आपके मन और मस्तिष्क में वो सिंबल आ जाएगा। जैसे इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो किसके लिए? प्रतिरोध के लिए। तो विद्युत परिपथ में जिन सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, उस सिंबल को आप देखते रहिए, याद करते रहिए, नहीं तो आगे आगे जैसे पढ़ेंगे आपको सारा सिंबल अपने आप याद हो जाएगा। उसको याद करने के लिए बहुत बड़ा टेंशन नहीं लीजिए। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं विद्युत उपकरण। विद्युत उपकरण कुछ प्रमुख विद्युत उपकरण है, उसको समझ लेते हैं। और यहाँ पर हम विद्युत उपकरण के बनावट को बताने वाले नहीं है, क्योंकि उतना डिटेल में जाकर आपसे पूछेगा नहीं। पहला गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक विद्युत उपकरण है, जिसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में आवेश या धारा की उपस्थिति का पता लगाने में। धारा या आवेश या विद्युत धारा, आवेश या विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने में गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युत उपकरण है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किन कार्यों में किया जाता है? विद्युत परिपथ में आवेश उपस्थित है या नहीं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का गमन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच किस विद्युत उपकरण से होगी? गैल्वेनोमीटर से होगी। किस विद्युत उपकरण से होगी? किसी विद्युत परिपथ में आवेश या विद्युत धारा के उपस्थिति का पता लगाने वाला विद्युत उपकरण कौन है? गैल्वेनोमीटर। दूसरी बात गैल्वेनोमीटर के बारे में याद रखना है, यह एक नाजुक विद्युत उपकरण है। यह एक नाजुक विद्युत उपकरण है। नाजुक विद्युत उपकरण का मतलब कि अगर इसमें जरा सा भी अधिक विद्युत धारा प्रवेश कर गया तो ये उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। हल्का सा भी अधिक विद्युत धारा इसमें चला गया, इसकी क्षमता से अधिक विद्युत धारा इसमें प्रवेश कर गया, तो ये उपकरण क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यानी यह एक नाजुक विद्युत उपकरण है। गैल्वेनोमीटर एक नाजुक विद्युत उपकरण है, जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में किसके बारे में पता लगाया जाता है?
गैल्वेनोमीटर से और भी कई चीज का पता लगा सकते हैं, जैसे आवेश की दिशा, धारा की दिशा, आवेश की उपस्थिति, धारा की उपस्थिति, इन सब बातों का पता लगाया जाता है। और यह एक कैसा विद्युत उपकरण है? गैल्वेनोमीटर एक नाजुक विद्युत उपकरण है। इससे क्या तात्पर्य है? अधिक वोल्टेज नहीं, अधिक विद्युत धारा प्रवेश होने पर ये अपने आप क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्लियर? अब दोस्तों, गैल्वेनोमीटर इस उपकरण को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? अब श्रेणी क्रम क्या है दोस्तों? ये दोस्तों कौन सा क्रम है? ये विद्युत परिपथ है। और इस तरह तार जोड़कर ऊपर से लगाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? और ये क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। क्या समझ गए? तो गैल्वेनोमीटर को आप इस तरह से नहीं लगा सकते। गैल्वेनोमीटर को हमेशा विद्युत उपकरण में किस तरह जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, समझे दोस्तों? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है समझे? अगर इस तरह हम जोड़ रहे हैं तो वो कौन क्रम है? और इस तरह जोड़ रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर को आप समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते। गैल्वेनोमीटर का उपयोग करने के लिए उसे किस में जोड़ना पड़ेगा? और अंतिम बात आपको गैल्वेनोमीटर में याद रखना है दोस्तों कि गैल्वेनोमीटर में शंट जोड़कर, क्या जोड़कर? शंट जोड़कर इसे वोल्ट मीटर या एमीटर में बदला जा सकता है। गैल्वेनोमीटर के कॉइल में या गैल्वेनोमीटर के कुंडली में शंट जोड़कर इसे वोल्ट मीटर बना सकते हैं और इसे एमीटर भी, यानी गैल्वेनोमीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? वोल्ट मीटर में। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते किस में? एमीटर में। क्या जोड़कर? शंट जोड़कर। अब आप कहिएगा ये शंट क्या है? शंट क्या है? शंट कम प्रतिरोध वाला एक पतला तार है जो प्रायः तांबे की बनी होती है। शंट कम प्रतिरोध वाला एक पतला तार है जो प्रायः किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है। यानी शंट एक प्रकार का तार है जो छोटा होता है, पतला होता है और उसकी प्रतिरोध बहुत कम होता है। प्रतिरोध कम, अभी प्रतिरोध के बारे में हम नहीं पढ़े हैं। प्रतिरोध कम होने का मतलब उसकी चालकता बहुत अधिक होती है, उसकी चालकता बहुत अधिक होती है। क्लियर हो गया? तो गैल्वेनोमीटर में यही 4 फैक्ट हमें याद रखना होगा। 12th क्लास में जिसका साइंस था वो 12th क्लास में गैल्वेनोमीटर को बहुत विस्तार से पढ़े होंगे, लेकिन उतने विस्तार से हमें यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब 12th में ही नहीं पढ़े तो अब क्या पढ़िएगा? क्लियर? तो हमें अभी जितनी जरूरत है उतनी हम आपको बता चुके हैं। आइए एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में क्या पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? धारा की उपस्थिति या आवेश की उपस्थिति। इसके अतिरिक्त धारा की दिशा और आवेश की दिशा का भी पता इस गैल्वेनोमीटर नामक यंत्र से लगाया जा सकता है।
गैल्वेनोमीटर एक नाजुक विद्युत उपकरण है, हल्का सा भी अधिक विद्युत धारा चला गया इसके सामर्थ्य से तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को उपयोग करने के लिए इसे विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? गैल्वेनोमीटर का उपयोग करने के लिए इसे विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को क्या वोल्टमीटर में बदला जा सकता है? क्या एमीटर में बदला जा सकता है? बिल्कुल, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी बदला जा सकता है और एमीटर में भी बदला जा सकता है। क्या जोड़कर? शंट जोड़कर। क्या जोड़कर? क्लियर हो गया? दूसरा विद्युत उपकरण है दोस्तों वोल्टमीटर। विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में विभवांतर को वोल्ट में मापने वाला उपकरण ही क्या है? विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो विभवांतर को वोल्ट में मापता है उसे क्या कहते हैं? यानी वोल्ट मीटर का काम है वोल्ट का मापन करना, अर्थात किसका मापन करना? विभवांतर। वोल्ट किसका मात्रक है? और इसे विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम आप समझे कि नहीं समझे? समांतर क्रम आप समझे कि नहीं समझे? समांतर क्रम का मतलब हुआ इस तरह से, ये है समांतर क्रम। ये क्या है दोस्तों? समांतर क्रम है। ये क्या है? समांतर क्रम है। ये क्या है? समांतर क्रम है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग करने के लिए इसे विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर किसको मापता है? वोल्ट मीटर विभवांतर को किसमें मापता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में उपयोग लाने के लिए किस क्रम में जोड़ते हैं? किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। क्लियर? अब अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के कुंडली में या गैल्वेनोमीटर के कॉइल में श्रेणी क्रम में शंट जोड़कर उसे क्या बना सकते हैं? अगर गैल्वेनोमीटर के कॉइल में श्रेणी क्रम में शंट जोड़ देंगे तो वो गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा। क्लियर हो गया? एमीटर के बारे में आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसा विद्युत उपकरण जो एम्पियर में विद्युत धारा का मापन करता है उसे क्या कहते हैं? एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ता है। यानी जैसे गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे वैसे ही। क्लियर हो गया दोस्तों? अब रहने दीजिए, माथा दर्द करने लगा है। क्लियर? आगे क्या है? अगले क्लास में हम ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है दोस्तों, मिलिए अगले क्लास में ओम के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निकलिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।